भारत की सामाजिक संस्कृति के साक्षात विग्रह, हिमालय सदृश व्यक्तित्व के धनी, परम चेतना के प्रतीक पूज्य स्वामी जी को प्रणाम करता हूं। यहाँ उपस्थित सभी दिव्य साधकों को प्रणाम करता हूं और आस्था से जुड़े हुए सभी दिव्य आत्माओं को शत शत नमन करता हूं। भारतीय शिक्षा बोर्ड के विषय में कई बार विमर्श हुआ है, इस विषय में संबोधन भी हुआ है और पूज्य स्वामी जी प्रतिदिन किसी न किसी रूप में भारतीय शिक्षा बोर्ड की विशिष्टताओं के विषय में परिचर्चा और अमृतवाणी से करते रहते हैं। परीक्षा के बारे में पहले तो 2 शब्द बोल दो कि कैसे इसकी करवाई गई। जी साहब, परीक्षा जो पहली बार भारतीय शिक्षा बोर्ड की हुई 2023 में मार्च में, उसके लिए मैं, चूंकि ये राष्ट्रीय बोर्ड है, नेशनल बोर्ड है, इसलिए राष्ट्र को मैं बधाई देना चाहता हूं कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूज्य स्वामी जी की संकल्पना को जो एक साकार रूप दिया था, वह अब गर्भ से बाहर निकल गया है और उसकी परीक्षा में सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड के जितने भी मानक होते हैं, उसमें भी हमने कोशिश किया था कि सबसे जो सुदृढ़ मानकों से युक्त परीक्षा प्रणाली होनी चाहिए, ताकि ये बोर्ड बच्चों का एक सर्वांगीण मूल्यांकन कर सके। प्रश्नों का चयन भी हमने बहुत ही गोपनीय कराया और उन प्रश्नों में हायर ऑर्डर थिंकिंग, लोअर ऑर्डर थिंकिंग, मिडिल ऑर्डर थिंकिंग, मेमोरी, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, क्रिटिकल एनालिसिस, होलिस्टिक एजुकेशन, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, जिस तरह से ज्ञान की विभिन्न विधाओं और आयामों से बच्चों को युक्त होना चाहिए, उसका मूल्यांकन किया गया। प्रश्न पत्रों को वैसे डिजाइन किया गया जैसा करना चाहिए आइडियली। बल्कि पूज्य स्वामी जी जो वर्तमान में न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो इवैल्यूएशन सिस्टम के जो सिद्धांत हैं, जो भी सिद्धांत पूर्णतः आकार नहीं लिए हैं, लेकिन उसकी भावना का ध्यान रखते हुए हमने प्रश्न पत्रों का विवेचन कराया था। और जो बच्चों के अंक हैं, हमने कोशिश किया था कि बच्चों को 100 आउट ऑफ 100 ना दें, लेकिन ये जो हमारा व्रत था, क्योंकि मैं मानता था जिस दौर में हम लोग परीक्षा देते थे, तो उस दौर में थोड़ी कठिन जांच होती थी। जैसे मैं, नंबर मुफ्त में नहीं मिलते थे। जैसे मैं ही यूपी बोर्ड का स्वामी जी 1978 में टॉपर रहा था। अच्छा। लेकिन मेरा जो परसेंटेज था वो 85.2 था। लो, 85 में टॉप किया था यूपी को साहब ने। उस समय अंक इतने नहीं मिलते थे, तो मुझे लगता था कि किसी बच्चे को 100 आउट ऑफ 100 कैसे हो सकता है। तो मैंने परीक्षकों से कहा था कि बहुत ही ठीक से जांचिएगा, बहुत लिबरल मत होइएगा, क्योंकि इससे कोई बहुत लिबरल होकर के नंबर दे के अनावश्यक उनको हम कॉम्प्लिसेंसी में, पूर्णता बोध में न डालें। लेकिन हमें 7 बच्चों ने बाध्य कर दिया कि 4 विषयों में हमारे परीक्षकों को 100 आउट ऑफ 100 देना पड़ा। और सबसे अच्छी बात यह थी कि मैथमेटिक्स के 4 बच्चों ने 100 आउट ऑफ 100 पाया, जबकि जब प्रारंभ में, जब 9th क्लास का हमने बोर्ड से उनको मान्यता दी थी क्लासेस चलाने के लिए, उन बच्चों के मध्य में जब गया था उनको प्रेरित करने के लिए कि मैथमेटिक्स लो, क्योंकि जो गुरुकुल के बच्चे थे, ये जो अंक देख रहे हैं, ये सामान्य रूप से जो शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते लोग, वो बच्चे भी इतना अंक पाने में उन्हें मुश्किल होती है। ये बच्चे ऐसे हैं जो प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त से लेकर 10 बजे तक निरंतर किसी न किसी ज्ञान साधना में पुरुषार्थ करते रहते हैं। और इनको 11 से 21 शास्त्र कंठस्थ हैं, वो बालक हैं। जी जी स्वामी, उनको पाणिनि अष्टाध्यायी भी है, पंचोपदेश, पंचदर्शन है, पंचदर्शन है, रामायण है, उपनिषद है, भगवद गीता है, ये याद हैं।
और योग आसन के विभिन्न आसन और प्राणायाम में वो बिल्कुल सिद्धि है उनकी, और एक पवित्र जीवनचर्या है। मैं कह सकता हूं कि पवित्रतम आत्माएं हैं। और वो बच्चे जो सनातन के प्रहरी होंगे, संवाहक होंगे, साथ में आधुनिक ज्ञान में भी निष्णात होंगे, इससे इस परिणाम को देख करके मैं भी आश्चर्यचकित था। मुझे ऐसा लगता था कि ये बच्चे 90% से ऊपर शायद एक आध पाएंगे, लेकिन जब उनके मैंने परीक्षकों का देखा तो कुछ कापियां स्वामी जी मैं भी मंगा के देखा कि देखें वास्तव में उन्होंने कठोर मानक रखे कि नहीं रखे। लेकिन उन्होंने रखा और उन्होंने कहा कि सर ये बताइए, ये जो इन्होंने लिखा है बच्चों ने हस्तलिखित, ऐसा तो प्रिंटिंग में भी नहीं हो सकता जितना सुंदर लिखा है। और इसीलिए इंग्लिश में भी गुरुकुल के बच्चे, इंग्लिश के 2 बच्चे 100 आउट ऑफ 100 पाए, और संस्कृत में पाए। और संस्कृत में जो उन्होंने लिखा था, ऐसा लगता था कि कोई बहुत भाष्यकार व्यास जी, वेद व्यास जी लिख रहे हैं। तो मैं उन बच्चों की भूरि भूरि प्रशंसा करता हूं, और मुझे लगता है कि भारतीय शिक्षा बोर्ड की नींव, जो आधारशिला पूज्य स्वामी जी के जिस अवधारणा पर हुई है, उसको साकार करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय शिक्षा बोर्ड चूंकि समय अल्प है, लेकिन मैं 2 पंक्तियों में सिर्फ ये जरूर बताना चाहूंगा कि प्रत्येक राष्ट्र का अभ्युदय तभी होता है जब अपनी सांस्कृतिक यात्रा के गर्भ से उनके विद्यार्थियों का, उनके बच्चों का शिल्प होता है। ये ऐतिहासिक साक्ष्य है, ऐतिहासिक प्रमाण है पूरे वैश्विक स्तर पर। और हमारी संस्कृति जो पूरी दुनिया की सबसे प्राचीनतम और समृद्ध संस्कृति रही है, जो प्रत्येक विद्वान, चाहे पाश्चात्य का भी हो, जो हमारे विरोधी रहे हैं दर्शन के, वो भी मानते हैं कि मानव जाति को संस्कार युक्त जीवन जीने की पद्धति अगर किसी साहित्य और किसी जीवन शैली से मिलती है तो भारतीय जीवन शैली से मिलती है। वो संस्कृति को नष्ट करने के लिए जो शिक्षा प्रणाली 1835 में आई थी, उसके मात्र उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कम वेतन पर यूरोपीय मानस के भारतीय युवा ही गढ़ना नहीं था, बल्कि भारत को सदैव के लिए एक सांस्कृतिक उपनिवेश यूरोप का बनाने की साजिश थी। और उससे भी बड़ा ये था पूज्य स्वामी जी कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में और 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब शाहजहां का जो बड़ा पुत्र था दारा शिको, जब उसने 17वीं शताब्दी में उसके द्वारा अनुवाद कराए हुए उपनिषदों का एक औपनिषद नामक ग्रंथ जब यूरोप में गया, तो स्नीगल बंधुओं ने जर्मनी के, डोपरान ने फ्रेंच के, मैक्स मुलर आदि ने, सापनहार ने जब उसका अनुवाद करके उसकी व्याख्याएं किया, पूरे यूरोप में भारतीय दर्शन की धूम मच गई। और वहां के युवा, जैसे आज के युवा यूरोप की धारणा से जुड़ने के लिए आतुर रहते हैं, भारतीय शिक्षा बोर्ड जिसको उसको यू टर्न करने वाला है, 180 डिग्री ले आने वाला है, उसी तरह उस समय इंग्लैंड की गलियों में प्रत्येक युवाओं के मन में भारतीय संस्कृति और दर्शन के प्रति गहन आकर्षण हो गया। इसलिए उनको भय हो गया कि कहीं अगर ऐसा हुआ तो भारत के बहाने हमने जो दर्शन के माध्यम से भारत कहीं यूरोप पर हावी न हो जाए, भारतीय दर्शन। इसलिए भी उन्होंने भारतीय युवाओं को यूरोप की श्रेष्ठता के लिए ऐसी शिक्षा पद्धति को विकसित किया। उसको भारतीय शिक्षा बोर्ड 180 डिग्री पूज्य स्वामी जी के नेतृत्व में करने वाला है। बहुत सारे विद्वान, और मुझे प्रसन्नता है पूज्य स्वामी जी कि पूरे देश से अनेक बुद्धिजीवी स्वतः दूरभाष पर हमसे संपर्क करते हैं और कहते हैं कि मैं इसमें योगदान करना चाहता हूं, मैं कैसे योगदान कर सकता हूं। इसका मतलब है कि पूज्य स्वामी जी का जो स्वर है, जो उनका आह्वान है, वो देश के समस्त बुद्धिजीवियों के मध्य पहुंच गया है। अमेरिकन मैथमेटिकल एसोसिएशन के
न्यूयॉर्क जो मैथमेटिकल एसोसिएशन है अमेरिका का, उसके जो प्रेसिडेंट हैं वो राजस्थान के प्रोफेसर महेश शर्मा जी हैं। उन्होंने मुझे परसों मेरा नंबर पता नहीं कैसे लिया, ढूंढ के फेसबुक से या कैसे, उन्होंने फोन किया कि सिंह साहब मैं भी जुड़ना चाहता हूं इससे, क्योंकि भारत की जो गणित है उसकी समृद्धि के विषय में अमेरिका में हम छिटपुट चर्चाएं करते हैं, तो यहाँ के युवाओं में काफी आकर्षण हो रहा है और भारत के युवाओं को तो भारतीय गणित की पद्धति को जानना ही चाहिए। तो ये चूंकि समय पूज्य स्वामी जी का इंडिया टीवी का होने वाला है, इसलिए मैं आपके और स्वामी जी के बीच के अंतराल को बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन इतना जरूर मैं संक्षेप में कहूंगा कि भारतीय शिक्षा बोर्ड मात्र एक स्टैटिस्टिकल परफॉर्मेंस जो सांख्यिकीय उपलब्धता के लिए ही नहीं है, बल्कि समग्र मनुष्य के गढ़ने की जितने भी कलाएं और आयाम और विधाएं हैं उसमें दक्ष बनाने की एक नई नवीन शिक्षा पद्धति है जो मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए आगे बढ़ेगी और जिसके केंद्र में भारतीय संस्कृति होगी। अभी पूज्य स्वामी जी ने सनातन दीक्षा महोत्सव मनाया। सनातन के कई सौ प्रहरी सनातन योद्धा पूर्णतः ऊर्जा के साथ सनातन के ध्वजवाहक के रूप में आ चुके हैं और जिस दिन भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से शिष्यों के शिल्प की प्रक्रिया तेजी में आएगी, उस दिन सनातन धर्म को विश्व धर्म आदि धर्म के रूप में स्थापित करने से कोई रोक नहीं सकता। मैं पुनः स्वामी जी को शत शत नमन करते हुए आप सभी को प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देता हूं।